2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में कुछ बड़े निर्णय जो सरकार ने लिए, वो निर्णय क्या थे कि एक तो भारत में मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया गया। मेक इन इंडिया समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है, अभी भी भारत की लगभग आधी आबादी 49% से ज़्यादा, कहीं कहीं 51 लिखा होता, कहीं 49% आबादी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, उद्योगों का पर निर्भर लोग कम हैं, इंडस्ट्री पे, सर्विस सेक्टर पर निर्भर लोग बहुत हैं, सेवा क्षेत्र पे। अब अच्छा, ये एक उल्टी प्रक्रिया है। चीन में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हावी, उद्योग पे उन्होंने फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया चीन। उद्योग या इंडस्ट्री के अंदर ये एक कैपेसिटी है कि उसमें ज़्यादा लोग रोजगार में लग सकते हैं। सेवा क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं कि बहुत लोग रोजगार में लग जाएं, जितनी उद्योगों में लग सकते हैं लोग। और भारत जैसे जो बड़े देश होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर उद्योगों का विकास जरूरी है, क्योंकि लोग रोजगार उनको मिलेगा वहाँ पे। तो भारत में कृषि पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, फिर सर्विस सेक्टर में, फिर उद्योग में। आप देखो उल्टा चक्र चल रहा है कि उद्योग सबसे कमज़ोर पड़ रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर। तो उसको अब भारत ज़्यादातर सामान बाहर से खरीद रहा है, आयात कर रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया गया कि जो इंडस्ट्री है, जो भारत सामान बाहर से खरीद रहा है, वो भारत में ही उत्पादन शुरू किया जाए। बड़ी योजना मेक इन इंडिया की। 14 में ही भारत ने एक जनधन मिशन भी चलाया। भारत में ऐसे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबको क्या करना है, बैंकिंग सेक्टर में लेके आना है, खाते खोलने हैं उनको, इंश्योर्ड करना है सबको, बीमा सबका होना है। ठीक है, तो जनधन मिशन लॉन्च किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए भारत में। ऐसे ही 2014 में एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, बहुत अच्छा मिशन स्वच्छ भारत, कि पहली बार किसी सरकार ने एक फ्लैगशिप स्कीम, मेन स्कीम लॉन्च की स्वच्छ भारत के नाम से। ठीक है, तो 2014 में निर्णय लिया। 15 की शुरुआत में ही फिर से जो भारत अभी तक सोशलिस्ट प्लानिंग या जो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से काम कर रहा था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर 5 साल का टारगेट लेकर काम कर रहा था, 2015 में 1 जनवरी 2015 को उस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग बना दिया गया। प्लान्ड इकोनॉमी खत्म कर दी। नीति आयोग एक एडवाइजरी संस्था बना दी गई, सलाहकार परिषद, कि वो सलाह देगी किन किन क्षेत्रों में ज़रूरत है, किस काम की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन वो प्लान नहीं बनाएगी, कि टारगेटेड काम नहीं करेगी, वो एग्जीक्यूट नहीं करवाएगी उन कामों को। और भारत में प्लानिंग इतिहास का भारत का खत्म हो गया। भारत का आखिरी प्लान जो है, आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक, 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। पहली चली थी 51 से 56 तक, 12वीं 2012 से 2017 तक, और उसके बाद में नीति आयोग बन गया। 2016 वाला साल देखो, फिर से दो बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक की वजह से जाना जाता है, कि पठानकोट में और उरी पर हमला हुआ, आतंकवादियों का हमला। और 2016 में फिर उरी अटैक के बाद में भारत ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक जो पब्लिकली ओपन की गई, कहा जाता है कि पहले भी सरकारों ने की, लेकिन उसको आम जनता के बीच में नहीं लाया गया। तो पहली विजिबल सर्जिकल स्ट्राइक की गई 2016 में, उरी अटैक हुआ। 16 में ही एक निर्णय लिया गया जो बड़ा कंट्रोवर्शियल निर्णय है। हालांकि उसके पॉजिटिव पॉइंट तो गिने चुने बस बनाने वाले हैं, नेगेटिव ही पॉइंट हैं सब। और वो था नोटबंदी का निर्णय, डिमोनेटाइजेशन का निर्णय। ज़्यादातर अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में हुआ क्या, जितना भी पैसा था, बोला था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, जितना भी पैसा था 99.3% बोला जाता कि वो पूरा पैसा बदल गया, एक्सचेंज हो गया नए नोटों में। तो ब्लैक मनी कहाँ आई? कुछ लोग तो कहते हैं कि 99 से भी ऊपर चला गया, 100 से भी ऊपर चला गया था, कुछ ब्लैक मनी भी, फर्जी नोट भी वो हो गए, एक्सचेंज हो गए थे। ठीक है, तो ये नोटबंदी का निर्णय था। नोटबंदी ने बड़ा असर डाला भारत में, जो छोटे उद्योग थे उनको भी बड़ा नुकसान हुआ उस नोटबंदी के निर्णय से। 17 में फिर से भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया और यूनिफॉर्म टैक्सेशन की शुरुआत हुई, जीएसटी की शुरुआत हुई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, इनडायरेक्ट टैक्स,
एक्साइज, सेल्स टैक्स, ये सब को जोड़कर एक यूनिफॉर्म टैक्स बनाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में। 5 स्लैब बनाई गई, उसमें टैक्स लगाया गया उस हिसाब से। हालांकि उसको एडजस्टमेंट में अभी भी टाइम लग रहा है कि कितना रेट रखा जाए, कितना नहीं रखा जाए, कम होता है, ज़्यादा होता है ना, तो जीएसटी बनाया गया। इसके बाद में 17 के बाद में 2019 में फिर से चुनाव होने वाले थे और भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, संविधान में एक संशोधन किया, 103वां संशोधन, और भारत के संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दे दिया, 10% रिजर्वेशन। वो लोग होंगे जिनको कोई और रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जैसे एससी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, एसटी आरक्षण नहीं मिल रहा, ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा, ऐसे लोग, बाकी लोग, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। नौकरियों में भी आर्टिकल 16 क्लॉज 6 से, और शैक्षिक संस्थानों में भी 15 क्लॉज 6 से संविधान के 10% रिजर्वेशन की शुरुआत कर दी। हालांकि ये मैंने बताया था जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी कि ये केस आया था इंदिरा सोनी वाला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, और 49.5% पहले ही हो चुका था, ये 10% बढ़ा, तब तो ये और आगे बढ़ गया, 59 पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट केस सुन रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय दे जब दे, ठीक है, हालांकि उस लिमिट को क्रॉस किया हो गया है आरक्षण। अब 2019 में भी चुनाव से पहले देखो फिर से बड़ी घटना हुई, पुलवामा में टेररिस्ट अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के बहुत जवान, 40 जवान शहीद हो गए, और भारत ने और फिर एयर स्ट्राइक की, एलओसी में जो टेररिस्ट कैंप थे वहाँ पर एयर स्ट्राइक की, ठीक है, और उसके बाद में चुनाव हुए और फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2019 में सरकार आ गई। 19 के बाद में एक बहुत फ्यूचरिस्टिक डिसीजन और अच्छा डिसीजन, हालांकि जब ये लागू हो पाएगा तब पता चलेगा कि डिसीजन तो अच्छे लिए जाते हैं हमेशा, बात है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनको लागू करने की, आप वैसे निर्णय को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर पाओ। एक बड़ी पॉलिसी बनाई गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक भारत में जो शिक्षा नीति थी 1986 वाली चल रही थी, शिक्षा में बड़ी समस्याएं। कोठारी कमीशन, शिक्षा कमीशन बना था, उसने कहा था कि कम से कम जीडीपी का 6% आप शिक्षा पर खर्च करो, लेकिन सरकारें खर्च कितना करती हैं, मुश्किल से मिलाकर 3% भारत सरकार, आधा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गई, शिक्षा में सुधार किया गया, जो 10+2 वाला पहले अभी तक चलता था ना, 10+2, 10वीं और प्लस 12वीं, अब उसको फॉर्मेट ही बदल दिया गया, 5+3+3+4 कर दिया गया, ठीक है। ये डिटेल में समझने वाली चीज़ है कि कैसे कैसे किया गया। फाउंडेशन कोर्स 3 साल तक आंगनबाड़ी या प्राइमरी होगा, प्री चाइल्डहुड, फिर कक्षा 1-2 तक उसको फाउंडेशन माना जाएगा, 3, 4, 5 उसको प्राइमरी माना जाएगा, 6, 7, 8 कक्षा जो है 6, 7, 8 वो हो गई सेकेंडरी एजुकेशन आपकी हो गई, सॉरी मिडिल एजुकेशन हो गई, और फिर 9, 10, 11, 12 ये सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगी। हायर एजुकेशन में भी रिफॉर्म किया गया इस एजुकेशन पॉलिसी में, कि हायर एजुकेशन जो होगी उसमें भी अब मल्टीपल चॉइसेस होंगी, कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अगर बीएससी करने जा रहे हो तो मैथ साइंस भी लेनी है, कोर्सेज ऐसे बनाए जाएंगे कि आप एक साइंस भी ले सकते हो और एक इतिहास भी ले सकते हो, फिलॉसफी भी ले सकते हो, फिजिक्स भी ले सकते हो, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट ले सकते हो, मल्टीपल एग्जिट होंगे। या अगर 1 साल ही आपको पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ के आप सर्टिफिकेट ले लो बस, 2 साल करोगे डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, 3 साल करोगे एक और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 4 करोगे तो पूरी डिग्री मिल जाएगी ना। तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की लाइन पर विश्वविद्यालयों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, वो अपने कोर्स तैयार कर सकें, तो एक अच्छी शिक्षा नीति तैयार की गई है। प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, ठीक है, या क्षेत्रीय भाषा जो होगी वहाँ पर दी जाएगी, 3 लैंग्वेज फार्मूला भी बनाया गया ना। तो ऐसे कई कुछ नई चीज़ें इस नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाली गई। और फिर 20 में ही हमें पता है कि मार्च 2020 में कोविड की शुरुआत हो गई भारत में, और लॉकडाउन शुरू हो गया, तो 20 और 21 वाला साल तो उसमें चला गया। उसमें भी भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया, भारत ने वैक्सीनेशन डेवलप की है। दुनिया के कुछ देशों में भारत है जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है, उसने डेवलप की, हालांकि उसने ऑक्सफोर्ड के साथ में, हमें इंग्लैंड के साथ में डेवलप की वो। और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने हैदराबाद में स्थित है, उसने वो भारत की देसी
वैक्सीन डेवलप की, और उसके बाद में कैडिला है जिसने पहली डीएनए वैक्सीन बनाई भारत की, गुजरात की, अहमदाबाद की कैडिला। तो भारत ने दुनिया का एक सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाया कोविड में। तो ये अभी तक की स्थिति है भारत की, जो हम लोग 75 साल की यात्रा कर रहे थे कि भारत ने कौन से निर्णय लिए, और हमने ज़्यादातर वो निर्णय नहीं पढ़े कि जो गलत निर्णय हुए थे वो तो नहीं पढ़े, हमने अच्छे सही निर्णय जो लिए गए वो देखे हैं। इसके बाद हम लोग जो थर्ड अपना जो हम लोग पार्ट बनाए देखेंगे, उसमें हम भारत के चैलेंजेस देखेंगे कि ऐसा नहीं कि 75 साल में हमने बहुत कुछ कर लिया। हमारे साथ चीन भी चला था, कहाँ है वो? हमारी भारत की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन है, चीन की अर्थव्यवस्था $12 ट्रिलियन से ऊपर। ठीक है, तो भारत जैसा कर सकता था वैसा नहीं किया भारत ने। तो हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और भारत आने वाले टाइम में भारत को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है।